इजराइल और हमास के जंग के बीच एक राजनीतिक जंग भारत में भी छिड़ी हुई है। कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक के दौरान सोमवार को एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ताज़ा संघर्ष पर दुख जताया गया है, साथ ही युद्ध विराम का आह्वान किया गया है। इस प्रस्ताव में कांग्रेस ने फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों का समर्थन किया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का आतंकवाद प्रेम करार दिया है। एक नैरेटिव ये भी सेट किया जा रहा है कि सिर्फ दमदार नेता ही आतंकवाद से देश की सुरक्षा कर सकता है, क्योंकि दशकों से भारत को आतंकवाद का दंश झेलना पड़ा है। बल्कि हाल ही में कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारत के सुरक्षा बलों के टॉप ऑफिसर्स की शहादत हो चुकी है। लेकिन सवाल है कि क्या इजराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष को लेकर भारत में जो राजनीति हो रही है, ये भारत के नागरिकों के हितों की रक्षा करती है? क्या इससे भारत की जो छवि है दुनिया में और मजबूत होती है? क्या भारत इससे एक सॉफ्ट सुपर पावर वाली इमेज को हासिल कर पाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं जिस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो राशिद अल्वी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि भारत की क्या मजबूरी है कि वो आज एक देश का साथ ले रहा है या फिर उसके साथ खड़ा हुआ दिखता है। कई सवाल हमारे भी हैं जो कि हम स्ट्रेट टॉक में अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। ये सवाल क्या है, आइए नज़र डालते हैं कि क्या भारत की जो घरेलू राजनीति है, इसमें इजराइल युद्ध एक मुद्दा माना जाए। ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए जनता को, जब जनता के जो जनप्रतिनिधि हैं इस मुद्दे पर उनके सामने अपना पक्ष रखते हैं कि किस तरह से जो इजराइल में युद्ध चल रहा है या फिर संघर्ष चल रहा है, ये भारत के हितों से जुड़ी हुई कैसी है, और जो स्टैंड बीजेपी सरकार का दिखता है, क्या ये वाकई में भारत की जो इमेज है इसको बहुत ही मजबूत बना रहा है? क्या कांग्रेस का फिलिस्तीनी प्रस्ताव सही कदम ठहराया जाएगा? क्योंकि भारत सरकार का रुख अलग, तो फिर कांग्रेस का रुख अलग क्यों दिख रहा है? क्या बीजेपी हमास हमले पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है? एक सवाल जो आलोचक है वो ये भी कर रहे हैं, और इसका जवाब हम अपने पैनलिस्ट की मदद से जानने की कोशिश करेंगे स्ट्रेट टॉक के जरिए। क्या ताज़ा संघर्ष ने फिलिस्तीन मुद्दे को फिर से एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है? क्योंकि पिछले कई दिनों से ये बात हो रही थी कि इजराइल लगातार फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रहा है, उस पर बर्बरता कर रहा है, लेकिन फिर भी फिलिस्तीनी नागरिकों की आवाज़ एक तरह से दबती हुई भी ये बताया जा रहा था कि इस तरह से राजनीति या फिर जो अटेंशन है दुनिया का वो कहीं और शिफ्ट हो गया था। और भारत को इस संकट से, यानी कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, भारत को इस संकट से क्या सबक लेने की ज़रूरत है? क्योंकि कमोबेश ये कहा जाता है कि भारत ने भी आतंकवाद का जो दंश है वो दशकों से झेला है, और इजराइल के साथ इसीलिए भारत का ये दावा है कि वो खड़ा है। हमारे साथ जो आज बेहद ही विशिष्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। दर्शकों से परिचय भी करवा देते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं बिलाल सब्जवारी सर। बिलाल सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ नीलम चौधरी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। नीलम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और जाने माने हिस्टोरियन है मनदीप बाजवा सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक में। आपका धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी बिलाल सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि बात अब राजनीति की हो रही है और भारत में जिस तरह से घरेलू पॉलिटिक्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बीजेपी पर एक आरोप ये लग रहा है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, और कांग्रेस का पर ये आरोप लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो है आतंकी गतिविधियों को समर्थन दे रहे हैं। बिलाल सर। देखिए नेहा साहबा, जहाँ तक आरोप प्रत्यारोपों का सवाल है, तो ये आरोप प्रत्यारोप पॉलिटिकल डोमेन की चीज है, और ये इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिटिकल पोजीशन के लिए कांग्रेस को पर आरोप लगाती है, और कांग्रेस यकीनन अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला चलता रहा जी। लेकिन देखिए समस्या क्या है? समस्या हमें यहाँ समझने की जरूरत है कि भारत की इंटरनेशनल लेवल पर जो मानव अधिकारों को लेकर जो एक भूमिका होनी चाहिए, जो ह्यूमन राइट्स को लेकर ह्यूमन राइट्स एंगल होना चाहिए भारत का, क्या हम उस पोजीशन को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, उन्होंने इजरायली हमलों की पैलेस्टाइन एरिया में मजम्मत की है। ये बताता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे विश्व का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे ये कह सकते हैं कि ये एक दुनिया का वो ढांचा है जहां पर आप वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंटेशन
देख सकते हैं सभी देशों का। और यकीनन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पीछे एक वास्तविक शक्तियां एक अलग चीज है, लेकिन सिंबॉलिकली यूनाइटेड नेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप मानव अधिकारों की बात, दुनिया भर के लोगों के हितों की बात होती है। जी एग्जैक्टली, मानव अधिकारों का अपना उसका एक महत्व है, उसकी अपनी रेलिवेंसी है। भारत में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो यकीनन देखिए, आज दुनिया की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, भारत भी उसका एक हिस्सा है। और उस डोमेन के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां होती हैं वो समय समय पर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को भी प्रभावित करती हैं। लेकिन ये देखना ये होता है कि ये राजनीतिक परिस्थितियां में हम फंस ना जाएं। ये हमारी अपना क्लेवरनेस होना चाहिए कि हम उन राजनीतिक परिस्थितियों को समझे तो, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो होने वाली राजनीति है उसके हम खुद ना शिकार हो जाए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कल ये जो कल रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें जो पोजीशन थी वो पैलेस्टाइन की जो पक्ष में एक रेजोल्यूशन आया फिलिस्तीन के पक्ष में, वो ये था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक समय में जो एक बंटवारा हुआ था फिलिस्तीन का और इजराइल के बीच में, जिसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑफिशियल पोजीशन थी कि उन्होंने इजराइल को 53% जमीन दी थी और फिलिस्तीन को 47% जमीन दी गई थी। तो उसके बाद से ये झगड़ा बहुत सारे उतार चढ़ाव के बीच फंस गया है और आज एक पॉलिटिकल रिफ्ट में कन्वर्ट हो गया। और साथ ही साथ जब हिंदुस्तान के अंदर नरसिम्हा राव सरकार थी, तब इजरायली एम्बेसी को हिंदुस्तान के अंदर मान्यता दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा मानव अधिकारों के पक्ष में खड़े रहे और उन्होंने हमेशा से ये कहा कि पैलेस्टीन की जो लोगों की जो जमीन है वो उनको मिलनी चाहिए, उनका अधिकार है। और पैलेस्टीनियंस के साथ फिलिस्तीन के साथ जो जुल्म किया जा रहा है इजरायली सेनाओं द्वारा, उसका हमेशा वो मुखर होकर विरोध करते रहे। लेकिन बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में जो हमारी नीतिगत एक पोजीशन है, भारत के आज इजराइल से अच्छे रिश्ते हैं, यकीनन उन रिश्तों को निभाना भी चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उन रिश्तों को निभाने के लिए हम पूरा अरब वर्ल्ड नाराज कर लें। एक तरफ आप G20 के माध्यम से एक चाइना के पैरेलल एक नया रोड मैप देने की तैयारी कर रहे हैं, जहां आपने अरब वर्ल्ड को अपने साथ लाने की तैयारी भी की है, कहीं ना वो ना प्रभावित हो। और साथ के साथ जिस तरह से आज चाइना और अरब वर्ल्ड के बीच में एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, और उसको भी हमें देखने की जरूरत है कि अगर हम ये पोजीशन लेते हैं तो अरबियन कंट्रीज चाइना के और करीब जा सकते हैं। फाइनली इस कंट्रास्ट को देखते हुए हमें इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ह्यूमन राइट एंगल पर जो हमारी भारत की एक हमेशा से एक पोजीशन रही है उसे मेंटेन रखना चाहिए। बिलाल सर ने जिस तरह से इस मुद्दे को सामने रखा है, लेकिन कांग्रेस का प्रस्ताव पारित करना क्या दर्शाता है कि जब भारत सरकार कहती है कि हम तो इजराइल के साथ खड़े हैं इस मुसीबत के वक्त में, क्योंकि हम आतंकवाद का दंश हमने झेला है और वो 2014 तक की जो स्थिति थी यूपीए सरकार के नेतृत्व में, उसको उन्होंने यहाँ पर कोट किया, तो क्या ये जो प्रस्ताव पारित किया गया उसी का जवाब माना जाए या फिर विदेश नीति पर कांग्रेस ने जो है अपना स्टैंड क्लियर करने की कोशिश की है? जी नेहा, जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो कांग्रेस या बीजेपी की नहीं होती, वो भारत की फॉरेन पॉलिसी होती है और उसको मेंटेन करते रहना चाहिए, जिस तरह से हमने यूक्रेन और रशिया के मामले में किया। रशिया हमारा हमेशा से एक अच्छा सहयोगी रहा है और हमने उन दोनों का सम्मान किया, यूक्रेन का भी और रशिया का भी, और उन्हें लड़ाई को कंटिन्यू ना करने की सलाह दी यूनाइटेड नेशंस में भी और G20 में भी। एक बड़ा अच्छा जो स्टेटस था वो मेंटेन किया। लेकिन जहां तक अभी का जो एक हमला है, ये आप देखें इजराइल और फिलिस्तीन का एक बड़ा लंबा आपसी संघर्ष है। इवन इस साल में भी करीबन 7-8 अच्छे खासे अटैक हो चुके हैं दोनों तरफ के एक दूसरे के ऊपर, और अभी जुलाई में ही इजराइल ने काफी सारे जो पैलेस्टीनियन थे उनको मार गिराया। और वो तो ये कहते हैं कि जैसे घास बढ़ जाती है ऐसे ही हम इनको काटने के लिए आते हैं। वो उनका एक आपसी संघर्ष है जो सेल्फ डिटरमिनेशन के लिए, सेल्फ गवर्नेंस के लिए चल रहा है, वो एक अलग तरह का है। हाँ, ये आप मान सकते हैं कि हमास ने पहली बार इस तरह का एक सरप्राइजिंग अटैक किया उस इजराइल पर जिसकी जो आप कहते हैं कि जासूसी की कैपेबिलिटी सबसे अच्छी है, जिसके किसी को कानो कान खबर नहीं, इतना वेल ऑर्गेनाइजर पैराग्लाइडर से जो अटैक किया।
उसके कंपैरिजन अगर हम 9/11 वाले से करें, वो भी एक सरप्राइजिंग अटैक था, हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन इजराइल तो हमेशा प्रिपेयर रहता है पैलेस्टीन अटैक के लिए, उसे गलती कैसे हो गई? तो अभी जो बीजेपी ने कहा है, उसने सीधे सीधे इसको हमास को, वैसे तो हमास वैसे ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएसए और यूरोपियन यूनियन के लोग कहते हैं, तो इंडिया ने भी उनको सीधा सीधा टेररिस्ट बोल दिया है, जबकि उनका एक आपसी संघर्ष है, वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके जैसे सीधे सीधे इजराइल का साथ लिया गया है, तो कांग्रेस ने इस सिचुएशन को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है। हमें ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े होना है, जो विक्टिम्स होते हैं हमेशा उसकी तरफ जो है सभी का सहानुभूति होती है। तो ये जो एक जो स्टेटस है, शायद थोड़ी सी ज्यादा जल्दबाजी कर दी गई है, क्योंकि अभी आप देखें 5 स्टेट्स में इलेक्शन भी अनाउंस हो चुके हैं और 24 के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, और इस वक्त शायद जो है जो करंट हमारी गवर्नमेंट है वो एक नैरेटिव की तलाश में है। शायद उन्हें ये लगा कि इस तरह से अगर इसको लिंक किया जाए तो वो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक अपर हैंड गेन कर सकते हैं। बट फॉरेन पॉलिसी बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको ट्वीट्स करके जैसे प्राइम मिनिस्टर ने किया है, इस तरह से नहीं किया जा सकता। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जो है उनकी तरफ से, फॉरेन डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट जानी चाहिए थी, जो कि एक अजीब से तरीके से इस बार जो है प्राइम मिनिस्टर ने सीधे ट्वीट कर दिया और उसको एक टेररिस्ट अटैक अनाउंस किया। इवन आप देखें सऊदी अरेबिया जो कि ऑलमोस्ट रिकॉग्नाइज करने ही वाला था इजराइल को, उन्होंने भी अपना स्टेप बैक लिया है, उन्होंने भी कहा है। लेकिन कहीं नीलम मैम, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने बहुत जल्दबाजी कर दी? अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक ट्वीट आ गया, हो सकता है कि रियलाइज किया गया हो कि हाँ ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि बाद में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो भारत की तरफ से नहीं आई अभी तक। जी नहीं, आप देखिए आजकल तो जितने ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है आजकल तो ट्विटर पे ही होती हैं। आपने देखा ना स्पेशल सेशन जो पार्लियामेंट का था उसकी अनाउंसमेंट भी ट्विटर पे हो गई थी। तो ट्वीट हैज बिकम एन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट, सब लोग वहीं पे ही जाके अनाउंस करते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ मनदीप सर भी जुड़े हुए हैं। मनदीप जी, आपसे समझना चाहूँगी कि इज़राइल और हमास का और फ़लस्तीन का ही जो संघर्ष है ये तो 75 सालों से चल रहा है, लेकिन इस दौरान जो भारत सरकार है इसकी जो नीति है वो हमेशा से फ़लस्तीनी कॉज के साथ जुड़ी हुई है। अब ये जो बदलाव विदेश नीति में भारत की लग रही है, आखिर मुख्य कारण क्या देखते हैं आप तो जाने माने इतिहासकार हैं, इतिहास बदलने की कोशिश कर रहा है भारत, कितना फ़ायदा होता नज़र आ रहा है? एक सुपर सॉफ्ट पावर की इमेज क्या हम हासिल कर रहे हैं इसके ज़रिए, या फिर मानवाधिकारों पर भारत ने स्टैंड साफ कर दिया है कि जब मणिपुर में इतने मानवाधिकारों का हनन हो रहा है तो फिर इजराइल की जो गतिविधियां हैं इसको अगर हम खुलकर भी समर्थन दे देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? मनदीप सर। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बात ये है कि भारत की जो नीति है इजराइल के प्रति वो हमेशा एक प्रैग्मेटिक किस्म की नीति रही है। जैसे आप जानते हैं कि भारत ने इजराइल को मान्यता नहीं दी थी, सन 92 में जाके इजराइल को मान्यता दी और फिर वहाँ पे हमने अपना सफारत खाना खोला था। मगर ये इसके बावजूद कि हमें उनको तस्लीम नहीं करते थे, मगर फिर भी 60 और 70 के दशक में हमने उनसे हथियार खरीदे। बल्कि मुझे याद है सन 71 में जो इजरायली हथियार आए थे उनके साथ जो प्रशिक्षक आए थे इजरायली फौज के और उनके जो अपना उद्योग जो अपना सैन्य उद्योग के जो लोग थे उनसे मैं मिला भी हूँ और वो हथियार इस्तेमाल किए, हमने बड़ी कुशलता के साथ इस्तेमाल किए। तो ये प्रैग्मेटिक नीति जो है ना ये हमेशा चलती आ रही है। और अब बात यह है कि दोनों अपना जो पक्ष हैं दोनों की भी जो उनके जो विचार हैं, जो उनकी जो बातें आगे करती हैं, दोनों में मेरिट है। आखिर इजराइल को भी तो एक अधिकार है अपना एग्जिस्ट करने का, जो फलस्तीनी लोग हैं उनको भी अब रहने के लिए कोई जगह देनी चाहिए। आखिर जब सन 48 में अंग्रेज मैंडेट था फलस्तीन के ऊपर, वो जब खत्म हुआ है तो जाते थे अंग्रेजों ने एक बंटवारा करके देख गए थे कि एक यहूदी मुल्क होएगा और एक अरब मुल्क होएगा। वो ठीक है, मानना नहीं दे, पर वो एक अपना कोशिश तो सी, वो एक हल तो था। अब फिर उस तरफ आ रहे हैं। मगर ये जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह के हमास ने हमले किए और बेगुनाहों को नेताओं को मारा करा,
तो ये तो जो बात ये हमें ये तो गवारा नहीं है। और देखिए दहशत की बात के सबसे ज्यादा तो जो जिनका नुकसान हो रहा है वो हमें आप देखिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है। तो ये तो है ना एक किस्म की बैलेंस्ड जो है ना नीति बनाने की जरूरत है कि ये नहीं कि भाई जैसे बीजेपी वाले सिर्फ एक तरफ चले गए हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी अगले चुनाव को देख के कि जी ऐसे किस्म की हमले यहाँ पे भी हो सकते हैं, आपको एक तगड़ा हुक्मरान चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा जो आपको बचा के रखेगा और हम आपकी हिफाजत करेंगे। तो ये तो बात ठीक नहीं ना, ऐसे करना। मगर जैसे आपने बताया कि इजराइल की तरफ से चूक हुई है और उनके बड़ा भारी उनके खुफिया एजेंसियों का फेलियर रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे भी कमजोरियां हैं, तो इसलिए हमें भी सोचना चाहिए। और एक तरफा जो ये कर रहे हैं ये बात जो है ना, ये कुछ पचती नहीं है। जो जिस तरह से भारत सरकार और बीजेपी एक तरफ चल पड़े हैं, वो ये पचती नहीं है। तो एक बैलेंस आपको कोशिश करनी चाहिए और वो अपना एक ऑनेस्ट ब्रोकर की तरह बीच में पड़ के तो इनकी सुलह सफाई कराने की कोशिश करनी चाहिए। मगर हम तो बिल्कुल एक तरफा तो वो स्टैंड ले चढ़ेंगे। क्या ये कहा जाए कि भारत जो है एक पश्चिमी देशों की कठपुतली की तरह बर्ताव कर रहा है, या फिर भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति जिसका हम दावा करते हैं उसी का असर रिफ्लेक्शन दिख रहा है? नहीं, स्वतंत्र तो है। हमने देखा सारी आजकल जो मौजूदा दौर में कि हमारी विदेश नीति काफी स्वतंत्र रही है। आप देखो कितना दबाव पड़ा था पश्चिम के देशों की तरफ से हमारे ऊपर, ये रूस और यूक्रेन के मामले में। मगर ठीक है, हम फिर भी अपना डटे रहे, अपने स्टैंड पर डटे रहे। और भी कई मामले हैं। तो ये जो है ना, ये तो इनकी बीजेपी की अपनी नीति है। ये नहीं कह सकते कि पश्चिम के दबाव के नीचे आए हैं, ये उनकी अपनी नीति है। आगामी जी कि क्या बीजेपी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जिस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी या फिर फॉरेन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करती है, ये उसी का एक नमूना है कि इजराइल के साथ हम खड़े होने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो फिलिस्तीनी नागरिकों की कॉज की बात है या फिर उनके अधिकारों की बात है, क्योंकि जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के जो चीफ हैं वॉल्कर टुर्क, उन्होंने कहा है कि ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है अगर वहाँ पर फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए जो है खाना है और ईंधन है, बिजली है, ये सारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं किसी भी मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए, अगर ये सीज़ कर दिया जाता है, गज़ा पट्टी का सीज़ करना, ये पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय लॉ के विपरीत है। तो ऐसे में मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि भारत सरकार, खास करके बीजेपी के नेताओं का जो बड़बोलापन है बार बार नजर आ रहा है कि ये जो कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया है फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की जो बात की जा रही है, ये तो बहुत ही गलत है, ये तो आतंकवाद का समर्थन देने की तरह है। क्या आपको लगता है कि फौरी फायदे के लिए, यानी कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में फायदे के लिए बीजेपी इस तरह की जो राजनीति दिखाती है जिसके बहुत ज़्यादा दूरगामी परिणाम से उसको फर्क नहीं पड़ता? बिलाल सर। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना उनकी एक एक्सपर्टी का हिस्सा होता है, लेकिन मौजूदा हालात जो हैं उसके अंदर आप पॉलिटिकल, भारत की जो आंतरिक राजनीति, आप उसका ध्रुवीकरण करने की कोशिश करें या सांप्रदायिकरण करने की कोशिश करें, वो मेरे को नहीं लगता कि आज की परिस्थितियां उसके लिए आपको इजाजत देती है। ऐसा माहौल है क्योंकि देश के अंदर जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से बेरोजगारी एक बहुत बड़ा विषय है, महंगाई बहुत बड़ा विषय है, आंतरिक सुरक्षा का बहुत बड़ा विषय है, और जिस तरह से भारतीय राजनीति के अंदर एक जातीय जनगणना का विषय बहुत उभर के आया है, ये ऐसी समस्याएं हैं पिछले 8-9 सालों से जिससे भारत का आम नागरिक जूझ रहा है। उस ऐसे समय में अगर आप इसको कॉम्युनल लाइन पर या पोलराइजेशन की ट्रैक पर ले जाने की कोशिश भी करेंगे तो ये हो नहीं पाएगा। मुझे मौजूदा परिस्थितियां ऐसी नहीं लगती। हालांकि कोशिश तो सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। रहा हिंदुस्तान का इजराइल के करीब जाना, देखिए ये पूरी एक पॉलिटिकल डायनेमिक्स इंटरनेशनल, हिंदुस्तान
इजराइल के करीब इसलिए गया क्योंकि एक समय में अमेरिका कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था, स्ट्रेटेजिकल पार्टनर करता था। तो हिंदुस्तान ने अपने पॉलिटिकल नीति में एक बदलाव लाते हुए कि अमेरिका के अंदर किस तरह से आप पॉलिटिकल पोजीशनिंग को स्मूथ करें, तो वो इजराइल के थ्रू ड्राइव करना चाहता था, क्योंकि इजरायली जो ज्यूइश लॉबी है वह अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है। ये इसका एक परिप्रेक्ष्य है, बहुत टच एंड गो, क्योंकि मैं सब्जेक्ट से बहुत दूर चला जाऊंगा। साथ ही साथ देखिए, हमास जिस तरह से हमले करता है, हमास बेसिकली एक शिया ऑर्गेनाइजेशन आउटलुक का संगठन है, जिसको हसन अल बन्ना ने, एक रिलीजियस स्कॉलर थे ईरान के, उनके थॉट प्रोसेस से ही उपजा था। और जो फिलिस्तीन की जो अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी, वो उसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान था। साथ ही साथ जो एक यासिर अरफात थे, उन्होंने इसको पूरे इंटरनेशनल डायनेमिक्स में लाके खड़ा किया था। इंदिरा गांधी उन्हें अपना भाई कहा करती थी, और यूएनओ में उन्होंने इसके पॉलिटिकल लॉबिंग करने की कोशिश की थी। फिजाइल कास्त्रो जैसे कि बड़े लीडर हुआ करते थे। तो ईरान से भी हिंदुस्तान के बड़े अच्छे संबंध रहे। वो इसीलिए रहे कि अरबन कंट्रीज कश्मीर के इशू पर हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्ट करते आए थे, तो ईरान को हम अपने साथ रखा करते थे उनको काउंटर करने के लिए। तो बहुत सारी डायनेमिक्स है इसकी, बहुत दूर तक चला जाएगा विषय। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हमास को इस इशू को हिंसा के माध्यम से नहीं, बल्कि पॉलिटिकल डायलॉग के माध्यम से सुलझाने की जरूरत है। हिंसा का सहारा आज किसी समस्या का हल नहीं हो सकता, क्योंकि हिंसा आप जब भड़काएंगे तो उसकी एक अलग डायमेंशन हो जाती है। उसमें बहुत सारे उदाहरण हमारे साथ मौजूद है। यूक्रेन मौजूद है, फिर आपने देखा होगा हमारे कश्मीर हमारे सामने उदाहरण है। आप देख लीजिए अफगानिस्तान, हमने बहुत उदाहरण मौजूद है। बहुत लंबी जंग छिड़ जाती है, नतीजा कुछ नहीं होता। कुल हमास को तरह के अटैक से बचना चाहिए, और जो लॉबी हमास के पीछे काम करती है उनको भी इन चीजों से परहेज करना चाहिए। चीजों को पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए, डायलॉग प्रोसेस से कोशिश होनी चाहिए, और यूएन इस इशू को टेकअप करे, क्योंकि यूएन के पीछे जो ताकत है वह अमेरिका है। इजरायली को जो संरक्षण मिलता है वह अमेरिकन फोर्सेस से मिलता है, अमेरिका की ताकत से मिलता है। कुल मिलाकर अगर अमेरिका इसमें इंटरफेयर करे तो यूएनओ के माध्यम से ये सुलझ भी सकता है। और आज यूएनओ के अंदर जो चाइना का एक अपना रोल बढ़ा है, और चाइना भी एक सुपर पावर बन के आया है, और ये आने वाले समय में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है। भारतीय राजनीति की जहां तक सवाल है, तो हमें पोलराइजेशन को एक राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें उससे बचना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर जितनी भी शांति और सुरक्षा होगी, उतना ही देश के लिए विकास का रास्ता हमेशा खुल। बिल्कुल, आपने सही कहा। नीलम जी से समझना चाहूंगी। नीलम मैम, ये जो कांग्रेस का जो प्रस्ताव पारित हुआ है, इसकी जितनी आलोचना हो रही है, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि ये ज़रूरी क्या था? कांग्रेस कैसे इसे साबित करेगी कि उनकी तरफ से एज अ पार्टी, एज अ ऑपोजिशन पार्टी, ये ज़रूरी था कि इस तरह का प्रस्ताव लाया जाए, ताकि जिस नीति पर भारत चलता आया है, चाहे वो मानवाधिकारों की बात हो, चाहे वो फिर इस जंग को ये शक्ल ना दिया जाए कि ये धार्मिक आधार पर जो है पूरी दुनिया का बंटवारा जैसा नजर ना आए, ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक मानवीय एंगल दिया जाना चाहिए इस पूरे की पूरे तनाव को, या फिर राजनीतिक जो है जो द्वेष है इसको भी इस तरह से देखा जाना चाहिए, ना कि इसे कोई धार्मिक एंगल करार दिया जाना चाहिए, ताकि ये पूरी दुनिया के लोगों के हितों की बात हो रही है। नीलम मैम, क्या कांग्रेस का ये जो कदम है इन सभी परिस्थितियों में बिल्कुल सटीक बैठता है, बहुत ही परिपक्व राजनीति दर्शाता है कांग्रेस की तरफ से? जी नेहा, आपने एक बहुत सही पॉइंट रेज किया है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने मैक्सिमम टाइम अभी तक जो है इंडिया पे रूल किया है, और जो ये गुटनिरपेक्ष की जो नीति है ये नेहरू जी ही लाए थे कि हम सबके साथ बराबर रहेंगे, सबके साथ रिश्ते साथ में एक जैसे रखेंगे। और यही वजह थी कि हमने पैलेस्टाइन के साथ भी रिश्ते अच्छे रखे, और इजराइल क्योंकि एक आर्म्स डीलर है, उसके पास सर्वेलेंस के बहुत अच्छे टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हम उनसे खरीदते भी हैं। तो दोनों देशों के साथ मिला के चलना ये हमारी एक पुरानी नीति रही है, जिसमें कि हम सबको समान रूप से स्वीकार करते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। लेकिन अब जो, और इसकी जिम्मेदारी नेचुरली कांग्रेस के ऊपर है जी। एक तो ये कि पास्ट से कांग्रेस ने का जो रूल है वो उस पे अपने इस स्टैंड को बताते हैं। दूसरा सॉरी, आने वाले समय में भी जो ये एक अपोजिशन पार्टी जो है इंडिया ग्रुप के अलायंस के फॉर्म में, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट ये बनाएंगे, तो उनके पार्ट पे उन्हें ये बताना जरूरी होता है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हमारी नीति क्या होगी।
तो वो भी उनको क्लैरिफाई करना उनकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए कांग्रेस के लिए दोनों पक्ष जिस पर वो हमेशा चलते आए हैं और भविष्य में भी जब वो सरकार में आएंगे तो वो किस तरह की नीति को फॉलो करेंगे, तो इसका क्लैरिफिकेशन कांग्रेस की तरफ से आना बहुत जरूरी था कि भारत के भीतर इजराइल और फिलिस्तीन या फिर इजराइल और हमास के बीच जिस जंग की स्थिति है, इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने क्यों दिखती है और क्यों बीजेपी इसे ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस ने फिलिस्तीनी अधिकारियों फिलिस्तीन नागरिकों के अधिकारों की जो बात रखी है, ये कहीं ना कहीं ये आतंकी गतिविधियों के समर्थन की तरह है। हमारे साथ मनदीप सर भी जुड़े हुए हैं। मनदीप सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, जब भारत ये कहता है कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म की ज़रूरत है, जैसा कि बिलाल सर ने ये मुद्दा उठाया, और लंबे समय तक क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, और भारत के इस दावे को, सुधार के दावे को कितना बड़ा झटका, अगर हम सिर्फ एक और एक गुट का साथ दें तो भारत के इस दावे पर या फिर जो सुधार की बात है, इसकी मांग की बात है, इसको क्या झटका लग सकता है या फिर ये भारत हित में जाएगा, क्योंकि हम कंप्लीटली अब एक गुट की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र जो है, अब वो जिन आदर्शों के आधार पर उसका गठन किया गया था और जिन आदर्शों और असूलों के बिने पर इतने दशक 75 साल हो गए उसको, ये उससे ज्यादा हो गए, और उसके काम करता रहा है, और कई जगहों पे अपना अच्छा काम भी किया है, कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म भी करवाए हैं और ह्यूमैनिटेरियन एड भी के वाले से बड़ा अच्छा काम किया। तो वो थोड़ा सा कुछ कमजोर सा होता नजर आ रहा है। तो ठीक है, हमारी तरफ से सिफारिश थी कि भी ये इसका पुनर्गठन होना चाहिए और एक और जो एक रीअप्रेजल, रीलुक देना चाहिए इसके काम का और इसकी इफेक्टिवनेस का। तो जैसे आपने कहा कि भी हम तो एक तरफा किस्म का हमारा स्टैंड हो गया है, तो वो जो है ना, उसकी वजह से फर्क पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के जो एक पुनर्गठन है और जो उसमें एक बदलाव लाने की जो हमारी तमन्ना है, उसके ऊपर फर्क पड़ सकता है। ये तो इसे हम गुरेज नहीं कर सकते, फर्क पड़ सकता है। मगर ये जो है बात ये है कि ये नीतियां वगैरह तो बदलती रहती हैं। अभी आप देखो, पहले तो हम इजराइल की हमेशा निखेधी करते होते थे, फिर और बीच में जैसे उसके निखेधी के बावजूद भी हमने उनसे हथियार भी लिए और भी कुछ मामलों में सहयोग वगैरह था। फिर 90 के दशक में हमने उनको मान्यता दी। उसके बाद फिर वो उनके करीब आ रहे हैं, अब तो बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं। तो ये नीतियां बदलती रहती हैं, तो ये इसका फर्क पड़ सकता है। मगर जो है ना, एक शॉर्ट टर्म पर्पस, जो सब लोगों के भी आगामी जो चुनाव आ रहे हैं उनके हवाले से, उनको जीतने की तमन्ना से बीजेपी ने ये कदम उठाए हैं। तो फिर ये आगे लॉन्ग टर्म जो पर्पस है हमारा, संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन और अपने आप को एक सुपर पावर की रूप में पेश करना, उस पर फर्क जरूर पड़ सकता है। तो ये सोचना चाहिए। तो इस तरह ना शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव लेने के लिए जो है ना, लॉन्ग टर्म गोल्स अपने भूलने नहीं। बिल्कुल आपने सही बात कही कि इस तरह के जो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए क्या भारत के जो एक व्यापक हित को ही जो है एक स्टेक पर रखा जा सकता है। बिलाल सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि भारत को इस पूरे जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, इससे क्या सबक सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई परेशान है आतंकवाद से तो भारत रहा है। अगर मणिपुर की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ की बीजेपी सरकार ही मानती है कि घुसपैठियों की वजह से आज प्रदेश का ये हाल है कि वो गृह युद्ध की तरह, यानी कि एक प्रदेश और दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है, तो क्या भारत सबक ले इस परिस्थिति से? देखिए नेहा साहबा, जहां तक भारत की आंतरिक पॉलिटिक्स का सवाल है और भारत की इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स सवाल है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है। बेसिकली हमें ये देखने की जरूरत है कि भारत के अंदर जो आतंकवाद का इशू प्रासंगिक रहा है वो कश्मीर की रेलिवेंसी में रहा है। इसके अलावा ऐसा उदाहरण नहीं मिलते। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं कि भारत के नागरिक इंटरनेशनल लेवल पर इक्का दुक्का ही है कोई जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
में किसी तरह की भी उनकी भागीदारी है। अदरवाइज होम मिनिस्ट्री का ये पार्लियामेंट के अंदर ऑफिशियल डिक्लेरेशन कि भारत के अंदर ऐसा कोई संगठन एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी भागीदारी आतंकवाद के रूप में इंटरनेशनल किसी भी संगठन से हो। तो ये चीज क्लियर हो जाती है और ये उस डाउट पे क्लियर कर देती है कि हमास से भी भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है और भारतीय माइनॉरिटीज का कोई लेना देना। इसके परिप्रेक्ष्य अगर आप इस हमास के इंटरनेशनल लेवल की जो लड़ाई ईरान, इजराइल और फिलिस्तीन की, तो भारत के अंदर लाके आप खड़ा करते हैं, ये हमारी भूल होगी और हमें यूनाइटेड नेशन में भी एक सीट चाहिए जिसको पर हमेशा चाइना हमारा वीडियो करता रहा है और ये तभी संभव मानव अधिकारों के पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करके इंटरनेशनल लेवल पर एक मैसेजिंग करेंगे, हाँ मानव अधिकारों के साथ खड़े रहे। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी यूएन के अंदर जो सीट हासिल करने की है उसका भी दावेदारी मजबूत होती है। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है हमास के पॉलिटिक्स का या इजराइल फिलिस्तीन झगड़ा के इंटरनल राजनीति से जोड़ लेकर, ये मेरा ख्याल एक भूल होगी। इससे भारत की राजनीति के अंदर बेचैनी पैदा हो सकती है। हाँ, हमें मानव दृष्टिकोण से खुद मजलूमों के साथ खड़ा होना है और ये वास्तव में यूएन की है और अमेरिका की है, वो इस मसले को सुलझाए ताकि वही इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को बॉस कहना। जी बिल्कुल। नीलम मैम, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने बेशक ये रिजोल्यूशन तो पास कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक कसर रह गई है जिस तरीके से कांग्रेस को इस मुद्दे को लोगों के बीच ले जाना चाहिए वैसा नहीं जानबूझकर लाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अगर इस मसले पर बीजेपी, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति में बहुत जो है उसका कोई जो है कट्टर उसका कोई जो है मुकाबला नहीं कर सकता, तो इस डर की वजह से जो इस मुद्दे पर खुलकर कांग्रेस जो है ना ही मीडिया के सामने ना ही लोगों के पास जा पा रही है। देखिए नेहा, ये इलेक्शन टाइम है और इलेक्शन टाइम में पार्टीज की स्ट्रेटेजी अलग तरह की होती है। जो बीजेपी है वो एक नैरेटिव लाना चाहती है और ये शो करना चाहती है कि वही नेशनलिस्ट है, और अगर ये इस तरह से अगर इलेक्शन टाइम पे ये नैरेटिव वो बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो जो इंडिया ग्रुप है या कांग्रेस है उनको एक लॉस है। वो अपने मुद्दों पर रहना चाहते हैं, जो बेरोजगारी और जैसे वुमेन सिक्योरिटी का इशू है और जैसे मणिपुर का ही इशू है जी। उसमें जो एक वीडियो ने इतना ही सबको अंदर तक हिला दिया था और 5-6 महीने में अभी तक वो उसको कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुए। मणिपुर इटसेल्फ इज अ बिग इशू। तो जो कांग्रेस है वो हमारे जो डोमेस्टिक और लोगों से, भारतीय लोगों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो उन्हीं पर कंसंट्रेट करना चाहती है। वो इस वजह से इस इशू को ज्यादा आप कह सकते हैं कि रेज नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने अपने कंसर्न सबके सामने रख दिए हैं। अब एक चीज देखें, इसमें जिस तरह से अटैक किया गया, ये एक इंफॉर्मेशन वॉर था, एक मीडिया वॉर था, जिसमें कि वो एचडी कैमरास अपने गन्स के ऊपर लगा के उन्होंने डायरेक्ट टेलीकास्ट किया है। तो अब आप देखें मणिपुर में ही जिस तरह से दो जातियों के बीच में संघर्ष हो रहा है, अगर उन्होंने ऐसा किया होता, हमें तो एक ही वीडियो मिला 3 महीने बाद, हम उसी से हिल गए थे और जो एक्चुअल में जो वहां हो रहा है उसकी तो हमें जानकारी नहीं है और हमारी भारतीय सरकार उसमें कोई एक्शन भी नहीं ले रही है और ना ही किसी तरह की रिपोर्टिंग होती है। इवन पुलवामा पर ही उन्हीं के ही एक गवर्नर ने उस समय के उन्होंने क्वेश्चन रेस किए हैं, तो वो भी हमारे इंटेलिजेंस फेलियर था। और ये भी मणिपुर में 5-6 महीने से हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम किस हिसाब से जो है पैलेस्टाइन और इजराइल वाले इश्यू में टेररिज्म पर बात कर रहे हैं, हम अपने घर में फेल हो रहे हैं। तो बेसिकली अगर ये इशू रेस होता है तो बीजेपी को बैकफुट पे जाना पड़ेगा, बट इट्स इलेक्शन टाइम और कांग्रेस जो है वो जो एक्चुअल मुद्दे हैं वो उन्हीं पर ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहते हैं। आई थिंक दिस इज द राइट थिंग। अगर वो थोड़ा सा भी डेविएट हुए तो जो बीजेपी चाहती है वो उन जो असली मुद्दे हैं लोगों के उनसे हटके वो दूसरे इश्यूज पर चली जाएगी। बीजेपी चाहती है कि ऐसा हो, लेकिन कांग्रेस जो है वो बड़े ही आप कह सकते हैं दिस इज एन इंटेलिजेंट मूव, अपनी बात भी रख दी है और वो इलेक्शन की भी तैयारी कर रही है। जी मनदीप सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या ये जो पूरी की पूरी जो घटना हुई है या फिर जिस तरह से इजराइल ने भी अब अटैक्स किए हैं और जिस तरह से हमास का भी जो अटैक है इसको भी क्रिटिसाइज़ किया जाना चाहिए, दोनों ही तरफ जो है अगर इंसानी जानों की कोई कदर नहीं है, कोई कीमत नहीं, उनके साथ अगर क्रूरता बढ़ती जा रही है तो फिर दोनों ही गतिविधियों को सही नहीं, जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्योंकि अब दुनिया में जितने अलग अलग ध्रुव पोल जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड
वर्ल्ड की बात हो रही है, तो ऐसे में इस मुद्दे को भी अब जो है दोबारा से बहुत प्रमुखता मिल जाएगी और ये बहुत बड़ी बात होगी अगर पूरी दुनिया मिलकर, पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है वो मिलकर इस मसले का हल निकाल सके। क्या आपको लगता है कि इस ओर कोशिश हो रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ जो है पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स की जा रही है, और चीन को आप कहाँ खड़ा देखते हैं? मनदीप सर, 1 से 2 लाइन में समझना चाहूंगी क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। बात यह है कि सन 45 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट हमेशा जो इम्पोर्टेंट फोकस रहा है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स का जी। ये तेल की वजह से और जो एक जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, और क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये इनहेरेंटली अनस्टेबल है और यहाँ डेमोक्रेसी ने जो है जड़ें नहीं पकड़ी, चाहे इजराइल के आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते कि वो है एक जमहूरी देश है, मगर बाकी जो है ना, बाकी वो क्षेत्र में जो अपना डेमोक्रेसी के जड़ें जो है ना कुछ ज्यादा तगड़ी नहीं है। तो ये इस तरह की, और क्योंकि 5-6 जंगें लड़ी गई हैं और बीच में बहुत सारी जो एक किस्म में काउंटर इंसर्जेंसीज और रेबेलियंस मूवमेंट्स, टेररिज्म और एक किस्म का अनरेस्ट रहा है जी होने की वजह से, तो ये इस रीजन क्षेत्र के हमेशा वर्ल्ड का फोकस इसके ऊपर रहा है। और जो सब लोग ग्रेट पावर्स हैं वो हमेशा इसको इस्तेमाल करते रहे हैं, एक तो तेल के ऊपर अपना इस्तेमाल नहीं बल्कि इसका जो है दुरुपयोग करते आए हैं, मिसयूज किया गया है इस इलाके को। नहीं, वो तो ठीक है क्योंकि वो तेल के ऊपर अपना नियंत्रण रखने के लिए और इस इलाके में जो है ना एक अपनी जो अपनी मंडियां चलाने के लिए, मार्केट्स अपनी बनाने के लिए, तो ये इसको इस्तेमाल करते रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि समय समाप्त हो गया, लेकिन इस चर्चा से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि लोगों को अपनी सरकारों से ज़रूर ये सवाल करना चाहिए कि नागरिकों के हितों की या फिर नागरिकों की सुरक्षा के लिए आपकी जो सरकार नीति बनाती है उसके बारे में क्या स्पष्टता है। अगर अपने नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर अगर दूसरे देश के जो नागरिक है उनके साथ बर्बरता की जा रही, तो क्या इसे सही ठहराया जा सकता है? या फिर सभी जो देश हैं सिर्फ और सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही पूरी दुनिया में जो है सही और गलत का फैसला करते हैं? इजराइल का जिस तरह से साथ दिया जा रहा है और फिलिस्तीनी कॉज की बात जब जो दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देश है वो जब सामने नहीं रखना चाहते हैं या फिर उसे एक आवाज़ भी जो है नहीं देना चाहते हैं, तो ये बहुत ही गंभीर हो जाता है कि दुनिया के लोग जो है मानवाधिकारों के लिए खुलकर आगे आए और पूछे कि हमारी जो सरकार है वो मानवाधिकारों के लिए क्या नीति बना रही है या फिर कितनी प्राथमिकता दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपने पैनलिस्ट का भी, और अपने दर्शकों से भी अनुरोध है कि आप info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेजना ना भूलें और neha@justbroadcasting.com पर भी आपके ईमेल का हमें इंतज़ार रहता है। फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।